सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। साल 2020 अपने अख्ताम को पहुंचा और 2021 का आगाज हो गया है। मुदस्सिर इकबाल आज की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, सख्तियां, लॉकडाउन और 2020 का सूरज अपने साथ क्या कुछ लेकर गुरूब होकर आज एक नई उम्मीद का सूरज तुलू हुआ है। उम्मीद के ये वक्त अब बस गुजरने को है। उम्मीद कि ये खुशियां लौट आएंगी, वो मेले, वो रानाइयां लौटेंगी और मुश्किलात आसानी में बदल जाएंगी। लेकिन इसके साथ हमें वो सबक भी याद रखना है जो 2020 हमें सिखा गया है। हमें याद रखना है कि जो गलतियां माजी में हम कर चुके हैं, डेवलपमेंट के नाम पर जो कुछ हमने कुदरत के साथ किया उसे दोहराएंगे नहीं। अब हम बेहतरी की जानिब जाएंगे, अपनी ज़मीन से प्यार करेंगे, इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। साल नौ पर यही अज़्म नौ के साथ अपनी आज की खुसूसी ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं। हम अपने मौजूद मेहमानों का भी आपको तारुफ करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि जाते जाते 2020 अपने साथ क्या कुछ लेकर गया है और नया साल आ रहा है तो क्या कुछ ला रहा है। क्योंकि साल 2020 अगर इस सदी का नहीं बल्कि न सिर्फ इस दिहाई का बल्कि इस सदी का सख्त तरीन साल पूरी दुनिया के लिए रहा है। इस तमाम तर मुश्किलात के बावजूद एक नई उम्मीद भी इसी साल में नजर आ रही है। आज इस चीज़ की ज़रूरत भी है कि हमें सिर्फ देखना यह है कि अपने लिए, दूसरों के लिए करना क्या है। नए साल के हवाले से बहुत सी ऐसी चीज़ें जब हम ये सोचते हैं कि हमारे पास ये कुछ नहीं है, अगले साल का हमने क्या करना है। न्यू ईयर रेजोल्यूशन की हमेशा से बात होती है, तो नए साल को किस तरह से तरतीब देना है। और सबसे बढ़कर अगर हम आज ये बताएं कि हमें इस नए साल के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने लिए और इर्द गिर्द के लिए सोचना कैसे है, आज इस पर बात करेंगे। लेकिन आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि गुजरता हुआ साल क्या कुछ कर गया हमारे साथ, आने वाला साल क्या ला रहा है। और आज हम बात भी करेंगे नए साल के हवाले से कि हमें करना क्या है और ये नया साल जो आ रहा है ये क्या कुछ अपने साथ ला रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उमर जालियावाला, बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, आप उनको देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। आज उनसे ये जानेंगे कि जब नया साल का आगाज़ होता है तो हमें करना क्या होता है। और जो पिछले साल में बड़ी एक नाउम्मीदी सी फैली रही है, बड़ा एक दुख सा रहा है, उसको किस तरह से अब कम करने की ज़रूरत है। उमर, बहुत शुक्रिया आप आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। और अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और उनसे भी हम बात करते रहते हैं। पिछले साल की भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उनसे हमने जानी थी कि ये साल इतना मुश्किल हो गया है तो अगले आने वाला साल कैसा होगा। और लोग बड़ा जानना चाह रहे होते हैं इस वक्त जिस किस्म की कशमकश चल रही है सियासी तौर पर कि ये हुकूमत चली जाएगी, नहीं चली जाएगी। 31 दिसंबर गुजर गया, हुकूमतों के जाने के कुछ लोगों ने दावे किए थे, कुछ ने कहा नहीं जाएगी। तो अगले आने वाले वक्त में वो क्या होगा पाकिस्तान के लिए, और कोविड जो सबसे बड़ा मुश्किल है वो भी हम उनसे जानेंगे कि क्या है। सबसे पहले उमैर साहब से आपसे आगाज करते हैं। पहले तो नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो और आपका बहुत शुक्रिया बोल पे मुझे बोलने की दावत देने का। थैंक यू। अच्छा उमैर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये साल 2020 बहुत मुश्किल था, हर एक के लिए बड़ा मुश्किल था, आपके लिए भी बहुत सफ़र किया आपने इस साल को। लेकिन इस सारे अमल में हम एक चीज़ जो देख रहे थे वो ये देख रहे थे कि हम बड़े नाउम्मीद से हो गए हैं, मायूसी बहुत ज़्यादा हो गई। ख़ासतौर पर हमने यूथ में देखा, ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ें सामने आ रही हैं। अब नए साल है, हमें किस तरह से अपने इस जहन को, अपने माइंड को, अपने सोच को उस जानिब लेके आना है कि हमें अब कुछ नया नए साल में करना है। बहुत बहुत आपने अहम बात की कि ये साल बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल रहा। तकरीबन आप कहें कि इस साल की जो मुश्किलात हैं उसने हमारी माशी, हमारी सोशल, जितनी हमारी बाउंड्रीज़ बनी हुई थी आपस में वो तमाम तोड़ दी। यानी सबके लिए मुश्किल रहा, बीमारी भी सबके लिए रही, इकनॉमिक लॉसेस भी हर क्लास ने सहे, नौकरियाँ भी, ऊपर तबके से लेकर नीचे तक आपको चैलेंजेस नज़र आएंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि नाउम्मीदी से क्या ये मसला हल हो जाएगा जो आपके सामने आया है? बिल्कुल नहीं। क्या आपकी नाउम्मीदी, अल्लाह ने कहा कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, और एक बार नहीं कहा फिर दोबारा कहा हर मुश्किल के साथ आसानी है, बात भी नहीं साथ।
क्या मेरी नाउमीदी अल्लाह के बताए हुए कि इस मुश्किल के साथ उमेर तुम्हारे लिए आसानी है, मैं इन बातों को जोड़ नहीं पाता। इसीलिए मैं ये मानने वाला हूँ कि अल्लाह ही की हुक्म से कि ईमान वाले को खौफ और रंज नहीं है। अगर मैं ईमान वाला हूँ तो मेरे अंदर फियर नहीं आ सकता। किस बात का खौफ आएगा कि ये टूट जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। मेरे लिए ये बात अल्टीमेट टूटना और ख़त्म होना नहीं है। तो हम सबको ये बात एक गहरी सांस लेके अपने आप को ये सिखाना है कि ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और हमारी ज़िंदगी का ख़ात्मा इस पे नहीं हुआ। लेकिन क्या हम अपनी बाकी ज़िंदगी वैसे ही गुजारेंगे जैसे इस मसले से पहले गुजारते थे? सही। या इसके बाद उमैर को समझ आ गई, उमैर कहता है यार नहीं, मैंने कुछ भी करना है, मैंने फैमिली को नहीं छोड़ना। यार मैं बहुत कमाऊंगा लेकिन मैं थोड़ी सी किटी सेव करूंगा बिकॉज देयर कैन बी अ डिफ़िकल्ट टाइम। तो मैं चाहूँ तो ये प्रेशर मुझे डायमंड बना दे, मैं चाहूँ तो ये प्रेशर मुझे तोड़ दे। मैं हम सबको ये कहना चाहता हूँ कि नाउमीदी से हमारी लाइफ नहीं बदलेगी, ना हमारे हालात बदलेंगे। इसीलिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, नॉट बिकॉज आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू बी पॉजिटिव, बिकॉज मैं उसी तरीके से प्रोग्रेस कर सकता हूँ। सो दैट्स व्हाट आई वुड से। बिल्कुल, ये बड़ी ज़रूरी बात है, आपने बड़ी अहम बात की कि ना जो है ना मुश्किल के साथ वो आसानी है, और अगर इस मुश्किल के साथ आसानी को ढूंढें तो फिर मेरा ख्याल में मिल जाएगी। कोशिश करने की अब बात है, जो गुजर गई है उसको साथ गुजारनी है या अगले आने वाले वक्त को देखकर गुजारना है। मैं इस पर मज़ीद भी बात करते हैं, लेकिन एक और बड़ा अहम मैं पॉइंट मेरे जहन में था जब आपका मैंने नाम देखा कि आज हम गुफ्तगू आपसे करेंगे, वो है कुछ नया सीखने के हवाले से, नए साल में लर्निंग के हवाले से वो है। लेकिन नए साल में होने क्या जा रहा है इस पर हम बात कर लेते हैं। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बहुत शुक्रिया आपका। नया साल आ रहा है तो आपसे बात करना बड़ा ज़रूरी होता है। आपकी बहुत सारी प्रेडिक्शन, बहुत सारी चीज़ें पिछले साल भी हमें वो याद आती हैं कि आपने जो बात की, लेकिन सबसे अहम मामला पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, हर एक के लिए वो कोविड का रहा है। अब ये अगला साल है तो लोगों का सबसे पहले ये सवाल होता है कि ये जो एक पूरी दुनिया में सेहत की सूरत हाल ख़राब हुई और उसकी वजह से मुआशी तौर पर बड़े मुश्किलात पैदा हो गई, 2021 इस मामले में अब कैसा होगा? अली जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको नया साल मुबारक हो। देखें, मैंने ये 2018 के दिसंबर में एक टीवी चैनल है, उसके होस्ट है वसीम बदामी साहब जी। उस चैनल पे मैंने 2018 के दिसंबर में कहा था कि 2019 का दिसंबर जो होगा वो जंग जैसी काम होगा, पूरी दुनिया में सफरिंग तो होंगी, लोग मरेंगे। लेकिन ये मुझे उस वक्त, चूंकि एस्ट्रोलॉजी एक बाकायदा इल्म है, उससे आप हमें कोई मतलब गैर का इल्म नहीं है, तो मैंने कहा कि अमेरिका जो है उसमें सबसे ज्यादा सफर करेगा। तो ये आप अगर देखें तो एस्ट्रोलॉजिकली हर 100 साल बाद पोलर शिफ्ट होती है, तमाम सितारे इस पोजीशन में जाते हैं कि लोगों की अमवात होती है और कुछ चीजें तब्दील हो जाती हैं। ये भी आप देखें 1920 को देखें, उस वक्त भी एक स्पेनिश फ्लू आया था। 1820 को देखें तो उस वक्त भी कोई फ्लू आया था या प्लाग फैल गया था, पता नहीं क्या हुआ था। इस तरह से हर 100 साल बाद एक पोलर शिफ्ट होता है। अब जो ये नया साल है ये कुछ बेटरमेंट की तरफ जाएगा, लेकिन कोरोना बिल्कुल खत्म हो जाए ऐसा नहीं होगा। हमें इसी को अपनी लाइफ में एक एडजस्ट करके, जैसे मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं, जैसे कि जमाने में चीचक था, स्मॉल पॉक्स था, इस जमाने में जो है प्लाग था, इस तरह की बीमारियां आती थी जिनसे आप यूज्ड हो जाते थे जब तक कि इसकी वैक्सीन आती है। लेकिन वैक्सीन आने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि ये जरासीम या ये वायरस जो है ये म्यूटेशन करके अपनी शक्ल तब्दील करके किसी नई शक्ल बना जाए। मुझे ऐसा लगता है फरवरी मार्च में कुछ और शक्ल बना के ये आ जाएगा और इसकी मौजूदा कोना है, इसमें तब्दीली आ जाएगी, इसमें कमी आ जाएगी। अलबत्ता ये साल मुख्तलिफ हंगामों के हवाले से ये रहेगा कि दुनिया में इकॉनमी बेहतर होगी, नई नई ईजादात होंगी, और दूसरी चीज ये कि आप ये कहें कि मुख्तलिफ डिस्कवरी इन्वेंशन बनेंगी, दवाइयां बनेंगी मुख्तलिफ किस्म की, और लाइफस्टाइल चेंज होके आप एक इसका पार्ट एंड पार्सल हो जाएगा आपकी लाइफ का ये कोरोना। तो आप उसके साथ ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो वायरस है आपको पता है जिंदा और मुर्दा के बीच की कड़ी होती है। बैक्टीरिया हो गए और दूसरी जरासीम हो गए, वो तो एंटीबायोटिक से चीजों से मर जाते हैं। वायरसेस जो है, अगर कोई इतना डेडली वायरस जो कि अगर कुदरती है, जो कि मुझे डाउट है क्योंकि ये जो पीरियड चल रहा था सितारों का, इसमें साजिशें इंटरनेशनल जिसे कहते हैं कॉन्स्पिरेसीज का साल था ये 2020 और 2019। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कोरोना बना ये मतलब मैन मेड है। डिजास्टर जो चीजें होती है ना कि लेबोरेटरी में रिसर्च हो रही है और लेबोरेटरी से लीक हो गया, तो इस तरह का कोई काम हुआ। अब ये 2021
पाकिस्तान के लिए बिलखुसूस इकोनॉमी बेटरमेंट आएगी। ये साल जो है 2021 अंडर द नंबर ऑफ 5 नंबर जो है वो मर्करी का नंबर है। मर्करी कम्युनिकेशन का, ट्रैवल का, इकोनॉमी का, खेलों का, इजादात का, इस चीज का साल है। ये तमाम चीजें दुनिया में भी होंगी, पाकिस्तान में भी होंगी। एक तो अच्छी आप खबर दे रहे हैं कि आपका इल्म ये बता रहा है कि इकोनॉमी के हवाले से पाकिस्तान के ये साल बेहतर होगा, लेकिन इस साल में तब्दीलियां क्या आएंगी तब्दीली सरकार में, ये भी आपसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अली आपके पास आता हूं। मेरे पास 2-3 सवाल है सूरज ग्रहण के हवाले से। लोगों ने कहा कि ये जरूर पूछिएगा क्योंकि अभी ये सूरज ग्रहण हुआ, पाकिस्तान में तो उस तरह नहीं देखा गया, लेकिन बहुत सारे ममालिक में पूरी तरह से ये देखा गया है। उसके हवाले से भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले हमें अम्मार बेग साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। सिंगर हैं और बड़े मारूफ सिंगर के साहबजादे, वारिस बेग साहब के साहबजादे भी हैं। बहुत अच्छा अम्मार गाते भी हैं। अम्मार, आपको पहले तो नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। फिर कैसा आपने जश्न मनाया कल नए साल का, और अगले साल के हवाले से क्या प्लान्स आपके हैं अम्मार? जी अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से भी। बोल टीवी देखने वालों को सबको बहुत बहुत नया साल 2021 मुबारक हो। रात को फ्रेंड्स के साथ थे और अच्छा टाइम गुजारा, काउंटडाउन का वेट किया। उसके बाद अगले साल की बस यही तैयारियां हैं कि और मेहनत करनी है और काम करना है और नई नई चीज़ों पे काम करना है। तो अनफॉर्चुनेटली पिछला साल काफ़ी लोगों के लिए मुश्किल था, बट मेरे लिए मैंने उसका फ़ायदा उठाया। क्वारंटीन में रह के अपने पापा के साथ काफ़ी मैंने काम किया, काफ़ी म्यूज़िकल चीज़ें की, क्लासिकल सीखा। तो ओवरऑल मुझे तो पेंडेमिक का किसी तरीके से फ़ायदा ही हो गया। बट अगले साल आई रियली होप, और मेरी अल्लाह से दुआ है कि कोरोना का जो ज़ोर है ये कम हो और अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिलें। बिल्कुल, हम आपके अच्छे अच्छे गाने में सुनते रहते हैं अम्मार। मैं चाहूँगा कि अभी हम ट्रांसमिशन का आगाज़ कर रहे हैं तो कुछ थोड़ा सा आप ज़रूर गुनगुनाएं कि देखने वालों को भी अच्छा लगे, नए साल के लिए हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं प्रोग्राम में उनको भी अच्छा लगे। फिर उसके बाद हम उमैर साहब से कुछ मज़ीद बात करेंगे। तो अम्मार कुछ गुनगुनाइए, कुछ सुनाइए हमें। ज़रूर, क्योंकि नया साल का आगाज़ है और इस वक्त पाकिस्तान में बहुत चीज़ें चल रही हैं, तो मैं पाकिस्तान के लिए एक गाना गाऊंगा। बिल्कुल, और अपने सारे व्यूअर्स को डेडिकेट करूंगा। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, सांझी अपनी खुशियाँ हो, सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। बहुत ज़बरदस्त अम्मार। ये यकीनी तौर पर सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, हम एक हैं। इसी जज्बे को लेकर उमैर साहब हमें आगे बढ़ना है नए साल में कि खुशियाँ भी सांझी हैं, गम भी सांझे हैं, लेकिन फिर भी हम एक हैं। मैं बहुत ज़्यादा ये कहता हूँ कि नए साल में कुछ नया जो है वो सीखना बड़ा ज़रूरी है। तो नए साल के लिए आप क्या समझते हैं कि लर्निंग इसको बढ़ाना है बड़ा ज़रूरी है? क्योंकि हम जब तक सीखते नहीं हैं हम कुछ आगे कुछ नहीं कर सकते। हम बिल्कुल रुक गए हैं, जामद हैं, जमूद है, और जमूद है तो फिर वहाँ सड़ांध है, बू है, तो उसको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं? सीखे नहीं तो हम जानवरों से भी बदतर हैं। बिल्कुल। और इंटरेस्टिंग बात यह कि हम सीखने के बाद भी अपने सीखे हुए के खिलाफ जाते हैं, जो कि कोई जानवर नहीं करता, इंसान करता है। तो बहुत बहुत आपने अहम बात की। एक तो ब्रेक लगाएं, ये सबसे बड़ा मशवरा है, और पिछले साल का जायज़ा लें। सिर्फ नए साल के बड़े गोल रखना बहुत सारे लोग रखते हैं और फिर वो दूसरे तीसरे दिन आपको पता है कि वो एक यूजुअल डे टू डे में आ जाते हैं। अपने एक्सरसाइज के लिए गोल रखता हूँ लेकिन कभी नहीं करता। तो अगर आप ना रखें और आप ये सोचें कि मैंने पिछले साल भी रखा था लेकिन मैंने पिछले पूरा साल एक्सरसाइज नहीं की, क्यों? तो ये एक अहम सोचने की बात है। इसी तरीके से मैं सोचता हूँ मैं पैसे बचाऊं, मैं नहीं बचा पा रहा, तो मैं कहाँ लगाता हूँ? देखें, जब हम जायज़ा लेते हैं, अपने करीब आते हैं, अपने आप के साथ मुलाकात करते हैं थोड़ी देर के लिए, टीवी बंद करके, इंटरनेट बंद करके, सोशल मीडिया बंद करके, तो हम अपनी ज़िंदगी और अपनी हकीकत समझते हैं। और मैं आपको, अपने आप को, सबको ये बताना चाहता हूँ कि हम अशरफ मखलूक हैं। हम कहते हैं हाय ये देखो क्या हो गया, फिर हम थोड़ी देर देखते रहते हैं, फिर हम कहते हैं लेकिन मैं ये भी तो कर सकता हूँ, मैं ये भी तो कर सकता हूँ। अब ये जो सफ़र है अपने साथ,
ये हम मुश्किल से गुजारते हैं, ख़ास तौर पे आज के दौर में। सो एक तो ये ज़रूर करें, ब्रेक लगाएं, पॉज लगाएं। नंबर 2, अब आपका जो अगला साल है उसको दिमाग में बसाएं। मुदस्सिर, बहुत अहम बात है कि मैं सिर्फ लिखूं नहीं, मैं अपने आप को करते हुए देखूं। सही। मैं इस साल क्या कर रहा हूँ, भागूंगा, नज़र आ रहा हूँ भागते हुए, खेलूंगा, करते हुए देखूं। मैं कामयाब होऊंगा अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, अपने आप को क्लास में, एग्ज़ाम में कामयाब होते हुए देखूं। जब वो तस्वीर यहाँ बनती है उस कामयाबी की, तो ये एक स्टेप अप होता है, क्योंकि दिमाग को यकीन आना ज़रूरी है कि ऐसा हो सकता है, वरना तो सबने सिखाया ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो पहले मैंने पॉज लगवाया, दूसरा मैंने तस्वीर बनवाई, अब तीसरा क्या करने की ज़रूरत है, वो जो तस्वीर है उस पर मुशक्क़त की ज़रूरत है, क्योंकि उसके बगैर कुछ चेंज नहीं होना। तस्वीर बनाने से मेरी ज़िंदगी चेंज नहीं होती, कॉन्फिडेंस बड़ा हो जाता है। वो जो एक्शन है उस पे मेरी टिप ये होगी इस साल के लिए कि बेबी स्टेप्स में काम करें। मिसाल के तौर पे आपने कहा सीखना है, मेरी बेगम ने पिछले 3 महीने में एक ऐप के ऊपर रोज़ाना आधा घंटा लगा के फ्रेंच सीख ली। ट्रिक है आधा घंटा रोज़ाना 3 महीने तक। हर काम कोई डिसिप्लिन मांगता है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो आपका काम हो। वो हमें बहुत बड़ा लगता है, हाथी की मानंद। हमें ये देखना है कि मैंने इसका बस 1 चम्मच खाना है रोज़ाना, सही, और मैं खुद ही वहाँ पहुँच जाऊँगा। सो ये 3 टिप्स बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1 पॉज, सोचें। नंबर 2 विजुलाइज करें। और नंबर 3 जो विजुलाइज किया है उसका डिसिप्लिन अपने हाथ में पकड़ लें और उसको ना जाने दें। साल पे बेशुमार लोग, ये तीनों चीज़ें ऐसा लगता है कि ये बताने में, जैसे मैं बता रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आपने बता दी, लेकिन मेरे लिए ये कर नहीं पाते हैं हम। बिल्कुल, ये असल सवाल है कि हमने आपको सुना, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, हमारे देखने वालों को बड़ा अच्छा लग रहा है, सारी चीज़ हाँ यार ज़बरदस्त करेंगे, जैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन रखते हैं, जैसे सोचते हैं, ये बातें भी वैसे सोचने के बाद हम कर नहीं पाते। सवाल है, वेरी गुड। अब क्योंकि आपके मेरे अंदर ऐसे हाथ करेंगे आप, ये अंगूठा बंद करें और ये करें, हमारा दिमाग ऐसा है दिखने में, ठीक है। और इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ये रीजन है, इसका अंगूठा दिखाएं, ये आपका चिपकली दिमाग है। हम सब के अंदर एक ब्रेन है जिसको हम कहते हैं लिजर्ड ब्रेन। अच्छा, मैं ये चाहूंगा इसी ये वो ना कैमरे की तरफ, ये जो हिस्सा है मेरे दिमाग का, इसे कहते हैं लिजर्ड ब्रेन। ये बिल्कुल चिपकली के दिमाग जैसा ही है। ये कोशिश करता है कि मैं ना हिलूं, ये कोशिश करता है मैं ना निकलूं घर से, मैं ना बोलूं। क्यों? क्योंकि फेल हो जाऊंगा, क्योंकि रिस्क है, क्योंकि मारा जाऊंगा। लिजर्ड ब्रेन, मैंने इसकी वजह से मेरा एक्शन जिंदगी का नहीं हो पाता। मज़ेदार बात यह है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और हम कहते हैं ये हो सकता है, तो हम इस हिस्से में, लेकिन जब एक्शन की बारी आती है तो ये हिस्सा हमें नहीं करने देता। अब इसके पीछे 2 लफ्ज़ हैं जो आप अपने आप से बांध दें, एक है पेन और दूसरा है प्लेजर। पेन यकीनन आप नहीं चाहते और प्लेजर यकीनन आप बहुत सारा चाहते हैं। दिमाग में हर चीज़ के लिए इसका कॉन्फ़िगरेशन है। मुझे पानी पीने में पेन कम होता है और कुछ प्लेजर बढ़ता है। किसी भी चीज़ पे ये रिवर्स कर दें तो आप उस चीज़ का एक्शन चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी जिम जाना बहुत ज़्यादा पेन है, एक्सरसाइज इतना मज़ा नहीं है, लेकिन मैं अगर आपको आपकी सूट उतार के मस्त तस्वीरें दिखाऊं मिस्टर पाकिस्तान बना के, मैं कहूँ तेरी ये बॉडी बनेगी, तूने ये वॉक करना है रैम्प के ऊपर, तो मैं आपके दिमाग में क्या कर रहा हूँ, उस काम का प्लेजर बढ़ा रहा हूँ। अभी स्टूडेंट के दिमाग में पढ़ाई का वो प्लेजर नहीं होता। मोटे शख्स के दिमाग में अपना वज़न कम करने की वो फ़ायदा दिमाग में बड़ा नहीं हो रहा। इसीलिए ज़रूरी है कि अपने आप के साथ गुफ्तगू करें। हो सकता है जिस चीज़ को आप दर्द समझ रहे हो वो सिर्फ 6 महीने का दर्द हो और अल्टीमेटली फ़ायदा ही फ़ायदा हो उसका, और हो सकता है जिस चीज़ को आप फ़ायदा समझ रहे हैं, इस लम्हे में प्लेजर समझ रहे हैं, उसका फ़ायदा सिर्फ उसी दिन का होता है, अगले दिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो जब मैं इस नज़र से अपनी ज़िंदगी को देखता हूँ मुदस्सिर, तो मैं बहुत आसानी से बता सकता हूँ कि देखो मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ, आज मैं ये पढ़ता रहूँगा, ये मुझे कहाँ तक लेके जाएगा। मैं ये इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा हूँ 2 घंटा, ये मुझे कहाँ तक लेके जाएगा, मुझे बड़ा क्लियरली नज़र आता है। लेकिन ये हिस्सा मुझे नहीं देखने देता, ये हिस्सा मुझे बड़े बड़े रीज़न देता है, एट टाइम्स मजाक में, एट टाइम्स गुस्से में, लेकिन ये चाहता है कि मैं काम ना करूं। इसको मैं आपके सबके लिए कहूँगा कि इसको आप मान लें कि ये ठंड प्रोग्राम है। सही। और आपने इसमें नहीं, आपने ऊपर वाले हिस्से में आना है, और ऊपर वाले हिस्से की आसान लाइन है, हरकत में बरकत है। बड़ी अहम बात। हरकत, छोटी हरकत करें, रोज़ाना करें, मुसलसल करें और अपने आप को फोर्स करें। 21 दिन तक आप मेरे कहने पे फोर्स करके कर लें
22वें दिन आपके अंदर वो बस जाएगी। अब ये ना वो कहें ये क्या हरकत की तुमने, ये क्या हरकत तो वो ये बहुत बड़ा खौफ है, ये सिखाता है, ये लोग कहेंगे ये क्या हरकत की तुमने। लेकिन इसके ऊपर इसको गालिब रखना है। चार ये हमारे पास जो बता रहे हैं उमर कि इस पे गालिब रखना है। अली मोहम्मद साहब से बात कर लेते हैं, उससे बाद आते हैं वापस। तो मैं सबसे आपसे ना एग्रेशन के हवाले से कि ये जो गुस्सा है ये बड़ा ज्यादा और यही सबसे ज्यादा दिमाग को खा रहा है, इस पर काबू पे कैसे पाया जाए। लेकिन उससे पहले अली मोहम्मद से बात करते, खुद अली मोहम्मद भी जो है हमसे जब भी हम बात करते तो वो न सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के हवाले से बल्कि ये माइंड लर्निंग के हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त बात करते होते हैं अली। तो लेकिन मेरा सवाल आपसे ये बड़ा अहम है कि लोग बार बार ये पूछ रहे हैं कि ये जो सूरज ग्रहण लगा है इसके असरात पाकिस्तान पर कितने आने वाले हैं और इसके असरात क्या इमरान खान साहब की हुकूमत पर भी आएंगे। और ये साल 2020 तो उनके लिए बचत का साल हो गया, तो 2021 वो रहेंगे या फिर जा रहे हैं? जी मंसूर भाई, एक्चुअली ये जो ग्रहण लगा है और आगे 26 मई को भी ग्रहण लगना है। टोटल इस साल 2021 में 4 ग्रहण लगेंगे। एक 26 मई को चांद ग्रहण लगेगा, फिर उसके बाद जून में एक सूरज ग्रहण लगना है 10 जून को, फिर नवंबर में एक चांद ग्रहण लगना है, फिर 4 दिसंबर को। ये जो किसान जो ये ग्रहण लग रहे हैं ये भी कुछ अच्छी पोजीशन में नहीं लग रहे। अच्छा। खान साहब के लिए मई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक का महीना बहुत ही खतरनाक है। अच्छा। ये कि उनकी हुकूमत मतलब पीटीआई गवर्नमेंट तो पूरी नहीं जाएगी, लेकिन ये खान साहब को कुछ मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे। खान साहब या तो ये हो सकता है कि पोस्ट छोड़ दें या मौजूदा जो तर्ज हुकूमत है वो चेंज करके सदारती हुकूमत तर्ज हुकूमत ले आए, या कुछ ना कुछ वो तब्दीली लाएंगे, कुछ ना कुछ मतलब बहुत शदीद मजीद अभी तब्दीली आनी है, करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, इस साल वाकई तब्दीली आनी, जो तब्दीली के एक नारा लगाया गया था वो ऐसी तब्दीली होगी, इमरान खान साहब के लिए तब्दीली होगी और ये टफ टाइम होगा उनके लिए। ये कि वो अली ये किन महीनों तक का ये आप बता रहे हैं कि किन महीनों तक ये हो सकती है? देखिए ये सितंबर अक्टूबर तक, मई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक उनके लिए बहुत खतरनाक है। इसमें वो हुकूमत जा भी सकती है, अगर उस वक्त सिचुएशन सीवियर हो गई तो उन्होंने तर्ज हुकूमत चेंज कर दिया, मतलब पार्लिमानी से सदारती निजाम की तरफ आ गए, कुछ इस तरह का इनको करना है। अगर ऐसा नहीं किया उन्होंने तो उनको खुद भी जाना पड़ सकता है। सही। अच्छा, तो ये जो अभी आप बता रहे हैं कि अभी जो है 5 महीने 4 महीने तो ये सुकून है, लेकिन ये फिर मियां नवाज शरीफ साहब की इसका मतलब है कि अगली 4-5 महीने उनकी वापसी नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम नून का मुस्तकबिल फिर क्या है? मियां साहब की वापसी नहीं है। मियां साहब अब बैक ऑफ द पॉलिटिकल जो उनकी जो करियर है उसमें वो बैक हैंड पे बैठ के काम करेंगे। फ्रंट हैंड पे जो है मरियम साहिबा और बिलावल जो है वो एक्टिव रहेंगे। शहबाज साहब के भी जो है ना वो मेरे हिसाब से सितंबर में उनके बाहर आने के चांसेस हैं बहुत ज्यादा। तो आपके तो फिर इसका मतलब है सितंबर तक, मई से सितंबर तक का आप बता रहे हैं इमरान खान साहब के लिए मुश्किल है, तो इसका मतलब है अब वो जो इस्तीफों की बातें हैं, वो जो धरनों की बातें हैं, हुकूमतें उल्टाने की बातें हैं, वो अभी बाहर तक यानी कि मार्च अप्रैल तक तो वो फिर कुछ नहीं नजर आ रहा। देखिए ये मैं इनफैक्ट ये भी बताऊं आपको कि ये धरनों की वजह से ऐसा नहीं होगा। अच्छा। जो पीडीएम की जमात धरने चल रहे हैं, ये पीडीएम में खुद इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे। फरवरी मार्च आने दें, इनमें खुद इख्तलाफात हो जाएंगे और ये अलग थलग हो जाएंगे सारे। ये जो सिचुएशन होगी ना ये कुछ और होगी जिसमें खान साहब के लिए खतरा है। खान साहब को जाने का मतलब या तो उनके साथ कोई मसाइल हो जाए, इसका पीडीएम से कोई ताल्लुक, पीडीएम की हरकाशी कुछ जो इनकी 11 जमातों की मिली भगत है या इत्तेहाद, इससे कुछ नहीं होगा। कुछ और सिचुएशन ऐसी होगी जिससे खान साहब के लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे, मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। सही, ठीक है भाई, ये पीडीएम तो खतरा नहीं हुकूमत के लिए बनेगी, लेकिन कुछ और मामलात हो सकते हैं, लेकिन वो जाकर फिर इस साल के सितंबर अक्टूबर तक के मामलात हो सकते हैं इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात, या फिर एक बड़ी तब्दीली। वो तब्दीली क्या होगी ये तो फिर उस वक्त देखेंगे। प्रेडिक्शन कर रहे हैं अली मोहम्मद साहब। अमार, मैं चाहूँगा कि आपकी जानिब फिर आए, लेकिन ये आपने इस साल में कुछ प्लान किया है कि इस साल में कोई अपना एल्बम के लिए, अपने गानों के लिए कुछ इस तरह से प्लान सोच रखा है 2021 में? जी बिल्कुल, करियर का स्टार्ट तो हो गया है मेरा मुदस्सिर भाई जी। तो माशाल्लाह हर दिन कुछ ना कुछ नया चल रहा है। इस साल के लिए मेरे जो गोल्स हैं कुछ ज़्यादा बड़े हैं। मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँ। और लकीली अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो लकी कि मैं पापा के साथ मिल के
काफ़ी चीज़ें कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह एल्बम पे भी काम चल रहा है, कुछ जॉइंट वेंचर्स भी कर रहा हूँ दूसरे सिंगर्स के साथ, तो काफ़ी नई चीज़ें हो रही हैं। सही। तो मैं आपको सुन भी रहा था इस पर, सोशल मीडिया पर भी आपके जो गाने हैं बड़ा अच्छा, आप बड़ा सॉफ्ट गाते हैं, जिससे आपके फादर वारिस बेग साहब की बड़ी आवाज़ बहुत सॉफ्ट है और बड़ी मेलोडियस, जिससे आवाज़ के लिए तो मेलोडियस कहा जाएगा, वो वैसी है। आप भी हमें कुछ सुनाएं अपना, कुछ जो नया आप कुछ आजकल गा रहे हैं, कुछ बनाया आपने, तो अपने नाज़रीन को भी हम सुनवाते हैं आज की ट्रांसमिशन के तवस्सुत से। ज़रूर, एक नया गाना है जिसकी मैं वीडियो के ऊपर काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ तक उसको रिलीज़ कर रहे हूँ, तो उसके कुछ लाइनें सुनाता हूँ आपको। यूं लगी है तेरी बेताबियों में भी मज़ा आने लगा, कह रहा मन तेरा नशा, जज्बात पे दिन रात पे जाने लगा, हर पल कहे don't go away, आ पास आ, ओ ओ ओ ओ थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त। अम्मार, अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, आपके फादर बहुत अच्छा गाते हैं, ख़ुद बड़े उस्ताद किस्म के वो सिंगर हैं, तो आप फादर से सीख रहे हैं या कहीं और से भी आप बाकायदा किसी उस्ताद के साथ जुड़े हुए हैं जहाँ से सीख रहे हैं आप? मैंने क्लासिकल ट्रेनिंग भी लिया, मगर मुझे जितना फ़ायदा पापा से सीखने का होता है मुझे नहीं लगता मुझे वो और कहीं से मिल सकता है, क्योंकि मुझे प्लेबैक का शौक़ है, सॉफ्ट म्यूज़िक और एक्सप्रेशंस का, तो आई थिंक उसकी जो गाइडेंस है मुझे पापा से अच्छी कोई नहीं दे सकता। तो हर लफ्ज़ को किस तरह तलफ़्फ़ुज़ करना, हर लफ्ज़ की फ़ीलिंग, वो मुझे बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, और हमारी बड़ी इसके ऊपर डिस्कशन होती है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में प्लेबैक म्यूज़िक जो है वो बहुत कम हो गया, बिल्कुल, और ऑलमोस्ट ख़त्म होता हुआ जा रहा है। तो मेरी कोशिश यही है कि हम उसको किसी तरीके से रिवाइव करें, उसको वापस लेके आएँ, क्योंकि अच्छा अम्मार, बड़ा अहम पॉइंट है, आप प्लेबैक सिंगिंग की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में आपने खुद ही बता दिया कि बहुत कम हो गया है, तो इसमें बहरहाल ये भी होता है कि जब आप मेहनत कर रहे हैं प्लेबैक सिंगिंग में, वो फ्यूचर भी अगर नहीं है पाकिस्तान में, अगर प्लेबैक सिंगिंग में मतलब फिल्म्स उस तरह से नहीं है, तो फिर आप स्टार्ट में ही प्लेबैक सिंगिंग की जानिब जा रहे हैं। ये भी होता है कि मैं रिकग्नाइज्ड हूँ, मेरा काम ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए, सुना जाए। जैसे आपके फादर के जिस वक्त बड़ा पीक का दौर था, तो पाकिस्तान में प्लेबैक सिंगिंग बहुत थी, और उनके बड़े शानदार और सुपर हिट गाने हैं जो आज भी हम गुनगुनाते हैं। तो आपने फिर ये ऐसे वक्त में प्लेबैक सिंगिंग क्यों चूज़ कर लिया? प्लेबैक सिंगिंग ओवरऑल मेरा गोल तो है ही, बट मुदस्सिर भाई, मैं अपने सिंगल रिलीजेस कर रहा हूँ। प्लेबैक का मकसद ये है कि इट्स सो, उसमें इतनी फील होती है, एक जब आप आवाज़ सुनते हो एक मर्द की, तो वो बड़ा अच्छा उसका एक ग्रैंडर होता है। और मूवीज़ के अंदर अनफॉर्चुनेटली अब मूवीज़ भी बहुत कम बन रही हैं, तो मेरे तो यही दुआ है कि मूवी ज़्यादा से ज़्यादा बने, म्यूज़िक को और प्रमोशन मिले और बूस्ट मिले। बिल्कुल सही है। ये आपकी फील्ड आपने दोबारा से वो रखी है जो इस वक्त पाकिस्तान में बड़ी मादूम होती हुई नज़र आ रही है, तो बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। हमारा आपसे कुछ और भी जाते जाते सुनेंगे। मैं उमैर साहब से दोबारा से बात करूंगा। उमैर साहब, ये गुस्सा बड़ा आया, मुझे भी बहुत आया, एग्रेशन बड़ा होता है, बड़ा होता है कि ये नहीं हो रहा मुझसे, ये क्यों नहीं हुआ, उसने ये क्यों कर दिया। हम अपने सियासत में देखते हैं, अपने बाज़ारों में देखते हैं, घरों में देखते हैं, फादर और बच्चों के दरमियान मतलब वो चीज़ें चल रही होती हैं, वो गुस्सा है, ऐसे गुजरते हुए किसी का कांधा लग जाता है तो एग्रेशन ऐसे नज़र आता है। ये कैसे कंट्रोल करना है, और ये गुस्सा हमारी सलाहियतों पर किस तरह असरअंदाज होता है? ट्रू, एक तो मतलब इस पे तो कोई दो राय नहीं है कि अगर मैं एग्रेशन में रहूं, गुस्से में रहूं, तो मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाऊंगा, अपने ताल्लुकात ख़त्म करूंगा। और हज़रत अली का कॉल है ना, खुशी में कोई वादा ना करो और गुस्से में कोई फ़ैसला ना करो। बिल्कुल, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्योंकि खुशी का वादा हमेशा बड़ा होता है और गुस्से का फ़ैसला ख़तरनाक होता है, क्योंकि वो बहुत सेल्फिश होता है, वो बहुत इनसिक्योर जगह से लिया हुआ होता है। सो आप समझें कि
किसी को टक्कर लगती है और वो आप पे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। आपको ये फीलिंग आई है कि असल में तपा हुआ किसी और बात पे था? एग्जैक्टली वो कहते हैं ना कि यार घर से लड़के आया, घर से लड़के आया। अब सिर्फ घर से नहीं लड़के आए, सड़क से भी लड़के आए, खबरें भी चल रही हैं, लोग भी हैं, मेरी ख्वाहिशात भी हैं। तो आप समझें कि गुस्सा एक आतिश विशा की तरह है, वो फटता है ऊपर से, और फटता है तो वो बहुत तबाही मचाता है, साथ थोड़ा सा हुस्न भी लाता है। गुस्से वाला प्लेयर ज़्यादा गोल करता है, गुस्से वाला सियासतदान एट टाइम ज़्यादा क्लियरली आपको नज़र आता है। सो इसमें एनर्जी भरी हुई होती है जो कि आतिश विशा में हमें ऊपर से वॉल्केनो में नज़र आ रही है। लेकिन वो बनने का जो प्रोसेस है उसमें दो और अहम लफ्ज़ हैं। सबसे नीचे है मेरी नीड्स। आपकी नीड है कि आपको लोग इज्जत से बात करें, आपकी नीड है कि आपका फ़ोन आपके पास रहे, आपकी नीड है कि आपके दोस्त तैयार हों, आपकी नीड है कि आप आगे बढ़ें। अगर वो नीड पूरी नहीं हो रही तो आपकी फीलिंग्स बनेंगी ऐसे, और वो फीलिंग्स कुक होती रहेंगी, और वो कुक होते होते फिर फटती हैं। तो गुस्सा जो ऊपर नज़र आ रहा होता है उसका मसला ऊपर नहीं होता। गुस्से वाला आदमी ये कह रहा है कि मेरी कोई नीड पूरी नहीं हो रही, आप मुझे इज्जत नहीं दे रहे, इसलिए मैं आवाज़ ऊंची कर रहा हूँ, आप मुझे दोस्ती नहीं दिखा रहे, इसलिए मैं आपसे लड़ाई कर रहा हूँ कि आप मेरा ख्याल नहीं रखते। अब मेरे लिए अपनी नीड्स जानना बहुत ज़रूरी है कि मेरे अंदर क्या ऐसा चल रहा है जिस वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है। और मैंने अपने ऊपर रख के मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 2 साल बहुत तपा हुआ रहा। मोटिवेशनल स्पीकर गुस्सा नहीं करता, ये गलत बात है। मोटिवेशनल स्पीकर भी, सियासतदान भी, वज़ीर आज़म भी, सारे इंसान हैं। और इंसान का जहाद ही ये है, अपने अंदर का जहाद सबसे बड़ा है कि उसके अंदर ये फोर्स भी है कंस्ट्रक्टिव और ये डिस्ट्रक्टिव फोर्स भी है। और जब ये गुस्सा निकलता है तो वो इस साइड नहीं होता बल्कि वो इस डिस्ट्रक्टिव साइड पे होता है। इसको मैनेज करना मेरी जिम्मेदारी है, मेरा टास्क है। अल्लाह ने मुझे कहा है, अल्लाह के नबी ने मुझे कहा है कि मैं अपने गुस्से को मैनेज करूं, उसको कंट्रोल करना सीखूं। सो एक तो एडवाइस ये है कि उस गुस्से वाले लम्हे से ब्रेक ले लें, सही, अपने आप को उस ब्रेक दे दें, वरना आप फैसला कर जाएंगे, एक्शन चला जाएंगे, गोली चला जाएंगे, वो वापस नहीं आती। नंबर 2, उसको ऊपर से सिर्फ बैंडेड ना लगाएं, उस पर सनी प्लास ना लगाएं। ये गुस्सा ये कह रहा है कि आप केयर करते हैं, जिस चीज़ के बारे में आप केयर नहीं करते आप उस पर गुस्सा नहीं होते। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब ये देखें कि आपकी क्या नीड वायलेट हो रही है। सामने वाला आपको इज्जत नहीं देता, आपका इदारा आपको मिसट्रीट कर रहा है, आपके घर में आप कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं, और बजाय इसके कि उसको फटने वाले अंदाज में एड्रेस करें, उसको डायलॉग पे लेकर आएँ। आपके पास, मेरे पास हक है यहाँ होने का। पहाड़, दरख्त सब अपनी जगह लेते हैं। इंसान को लगता है कि उसकी जगह नहीं है, इंसान को लगता है कि उसका ताल्लुक़ नहीं है, और जब वो डिसकनेक्ट होता है तो वो और ज़्यादा एग्रेशन अपने अंदर बिल्ड करता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के दौर में ये एग्रेशन, आज के दौर में ये एग्रेशन जो है ना, उसका एक्सप्रेशन भी हम दूसरों से सीखते हैं। ये गुस्सा तो मुझे आया है तो जाओ हॉकी मारो दीवार पे, तुम्हें गुस्सा आया जाओ बॉल फेंको दीवार पे। मैंने अपने ऑफिस में एक पेपर लगाया हुआ था, इफ़ यू वेरी एंग्री बैंग योर हेड हियर। बट आई डोंट डू दैट। मैं सोशल मीडिया पे डालता हूँ, मैं वीडियो में डालता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है और ऐसे करते हैं तो मुझे भी ऐसे करना चाहिए। सही। पॉज। मैंने अपने गुस्से में बहुत काम भी किया है, आपने भी किया है। हमारी अम्मा ने गुस्से में इतनी बड़ी टेबल हिला दी। वैसे नहीं हिलती। सो गुस्सा आपके अंदर जो फोर्स क्रिएट कर रहा है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ है। आप उसको कंस्ट्रक्टिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जब आप समझेंगे कि ये क्या मेरी नीड वायलेट होती है, मुझे क्या चाहिए जो नहीं मिल रहा। और यकीन माने जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये गुस्सा आता रहेगा। अगर आप ऐसे रिश्ते में रहेंगे जिसमें आपकी नीड पूरी नहीं है तो आप तपे हुए ही रहेंगे। बिल्कुल, ये तो है कि वो अगर आपको नीड है लेकिन अपने, जिस आपने कहा कि डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है, उसको कंस्ट्रक्टिव करना है। और एक इस पे टिप बड़ी सिंपल ये कि देखें, जो मेरे अंदर फोर्स है ना, मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर है ये फोर्स डिस्ट्रक्शन वाली, राइट। मैं इसको इस्तेमाल करूँ रोज़ाना। मैं जिम जाऊँ, मैं योगा करूँ, मैं मेडिटेट करूँ, मैं मुसल्ले पे बैठूँ, मैं कोई भी ऐसा रूटीन पे करूँ जिसमें मैं दुनिया का नहीं हूँ और मैं अपने साथ इसको एक्शन में मेडिटेशन के मुख्तलिफ मामलात हैं, मुसल्ले से लेकर जिम तक, योगा तक, उसको दोहराना। ये तमाम क्या करा रही है कि आपकी इस वहशी साइड को, इस डिस्ट्रक्टिव साइड की एक्शन जो दूसरे पे चपेट में जाता, चीख में जाता, उसको मैदान में डाल दिया। अपने लिए वक्त रखना बड़ा ज़रूरी है ये भी। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे, क्योंकि आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लोगों से बात कर रहे होते हैं, ये बड़ी तनकीद होती है मोटिवेशनल स्पीकर पर कि यार ये बस बातों के धनी होते हैं, काम शाम तो करते कोई नहीं है, जो कुछ नहीं कर पाता वो मोटिवेशन
मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है। ये बहुत ज़्यादा, एक तो मैं बोल को चैलेंज करूंगा कि आप 10 शोज मेरे साथ करें और फिर आप पूरे पाकिस्तान से रिव्यू लेंगे, उसका क्या फ़ायदा हुआ। लेकिन 10 शो जैसे मैं चलाऊंगा। बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा, मैं ये जो तनकीद होती है कि कुछ नहीं कर पाते हैं, ये कर रहे होते हैं, ये बातों, अब मैं आपकी बात सुनना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, मैं आपकी वीडियोस देख रहा होता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर पाकिस्तान के जो हैं वो इवन इंडियंस हैं या बाहर बाकी लोग हैं, तो ये बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। क्या मोटिवेशनल स्पीकर ख़ुद भी उतना कामयाब होता है जितना वो कामयाबी के गुर बता रहा होता है उनकी अपनी ज़िंदगी में, चाहे उनकी अपनी माशी ज़रूरियात के लिए, उनके अपने मुस्तकबिल के लिए? क्या ये मोटिवेशनल स्पीकर भी उतना कामयाब होता है? इट डिपेंड्स। देयर आर सम जिनकी कहानी बहुत खूबसूरत है, रैग्स टू रिचेस की कहानी है। कुछ ऐसे हमारे दरमियान स्पीकर्स रहे जो कि सरमद तारिक फॉर एग्जांपल वाज अ व्हील चेयर बाउंड क्वाड्रिप्लेजिक, पाकिस्तान का पहला एथलीट बना, दुनिया में नुमाइंदगी की। उन रेसेस में बहुत जान है, उन कहानियों की एक अपनी ताकत है। सो एक तो ये कैटेगरी बनती है मोटिवेशनल स्पीकर्स की, इनकी अपनी कहानी बहुत खूबसूरत होती है। फिर हमारे दरमियान कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बात करने का अंदाज़ लोगों को उठा देता है, एलिवेट कर देता है। मैं पाकिस्तान भर से गुजारिश करता हूँ कि इसकी कदर करें। अल्लाह ने हमारे दरमियान कुछ लोगों को ये टास्क दिया है, ये उनका काम है कि वो न्यूज़ भी फैलाते हैं, वो पॉजिटिविटी भी फैलाते हैं। और मोटिवेशनल स्पीकर टाइटल बनने से पहले भी हमारे पास हज़ारों रहे हैं, कोई चाचा की सूरत में, कोई फुप्पा की सूरत में। मेरी तो माँ मोटिवेशनल स्पीकर है, चलती रहती है सुबह सुबह, कोई एक कुरान उठाए, मुझे लगता है मैंने बहुत कंटेंट उनसे लिया है। सो आई वुड लाइक टू रजिस्टर हियर कि कुछ लोग अपनी कहानी और कुछ लोग अपने अंदाज की वजह से इस कैटेगरी के अंदर मशहूर हो जाते हैं। लेकिन अब ये धंधा भी बन गया है, जब भी कोई कैटेगरी डेवलप हो जाती है, जिस तरह लॉयर्स हैं, जिस तरह डॉक्टर्स हैं, अब इस तरह ट्रेनिंग एक शोबा है, एक प्रोफेशन है। इसमें लोगों को मशहूरी मिलती है, लोगों को पैसा मिलता है, आपके सोशल मीडिया पे बहुत लाइक्स आ जाते हैं। तो अब बहुत सारे लोग मौजूद हैं और बहुत सारों को मैं नहीं जानता। सो आई वुड नॉट लाइक टू कॉमेंट ऑन देयर स्टोरी। लेकिन मैं पाकिस्तान भर से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके पास क्यों वक्त है किसी भी शख्स की ज़िंदगी में घुसने का? आप क्यों इतना सवाल, दूसरे जो कि एक बात कर रहा है और 50 लोग उसकी बात सुन रहे हैं, उसने आपको दावत नहीं दी, आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, आपकी ज़िंदगी वहीं खड़ी है, आप 1 रुपया ज़्यादा नहीं कमा रहे, आप एक किताब ज़्यादा नहीं पढ़ रहे, लेकिन आपके पास वक्त है कि वो 50 और उस एक के ऊपर बहस करें। मैं आपको इस बात पे मोटिवेट करना चाहता हूँ। मैंने कभी अपने नाम पे मोटिवेशनल स्पीकर नहीं लगाया, but I'd like you to be motivated on this fact that somebody else's business is not yours. So stop criticizing anybody and everybody. इस मुल्क में सियासतदान को उठाओ तो आप जलील करके छोड़ेंगे, डॉक्टर को उठाओ जलील करके छोड़ेंगे। That's not the way to look at a profession or the people in that profession. अच्छे बुरे हर तरह के हर जगह पे हैं। डॉक्टर भी धंधा करता है, लेकिन डॉक्टर इलाज भी करता है। So last thing, why does Pakistan need a whole lot of motivation? बिल्कुल। Yes, आप कहते हैं आपने बात सुनी, अच्छा लगा, फिर ख़त्म हो गई। इसकी वजह ये है सर कि आप यहाँ से निकलेंगे और 10 बुरी खबरें। इसकी वजह ये कि आप निकलेंगे, स्पीड ब्रेकर टूटा हुआ है। ये अहम पॉइंट है कि वो आपने जो पॉजिटिविटी है उसको अपने साथ रखना है और दूसरी चीज़ों को अपने टच होते हुए साथ ही साथ हटा देना है, ये बड़ा जरूरी है। अच्छा, मुझे सर इसको बस क्लोज कर दें, ऐसे कर लें कि जब आप बात सुने और पॉजिटिव मोड में आए ना, अब कोई ऐसी चीज़ अपना लें, कोई ऐसी ऐप, कोई ऐसा 5 मिनट का रूटीन जो कि आपको पॉजिटिव रख सके। ये बड़ा मतलब कि पॉजिटिव रखने के लिए चीज़ों के साथ जुड़े रहें और आप जैसे लोगों को सुनते रहा करें। सोशल मीडिया पे आपकी बहुत सारी चीज़ें इस तरह से 5 मिनट भी गुजार सकते हैं। अच्छा, मैं क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं तो मैं चाहूँगा अम्मार कुछ जाते जाते आप ज़रूर कुछ सुनाएं जो आपने तैयार किया है अपने अगले आने वाली वीडियोज़ के लिए, एल्बम्स के लिए। जी मुदस्सिर भाई, मैंने अभी एक गज़ल पाकिस्तान की बड़ी मशहूर फरीदा खानम जी की, जी उसको अपने स्टाइल में आज जाने की जिद ना करो, मैं सुना बहुत अच्छी आपने गाई है, तो वही आप दोबारा से आज सुनाएं। थैंक यू सो मच। जी जी, मैं उसकी 2 लाइनें आपको सुनाता हूँ। और आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो।
लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब अम्मार। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने फरीदा खानम जी की और हबीब अली मोहम्मद साहब की एक गज़ल आपने सुनाई। बहुत शुक्रिया अम्मार, आपने हमें वक्त दिया। अली मोहम्मद खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। वाले साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।